मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण में जो परिभाषाओं के अंतर थे, वो क्या क्या अंतर अपने को दृष्टिगोचर होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। अपने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति की क्या परिभाषाएं थी और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या परिभाषाएं थी। एक बार रिमाइंड करेंगे। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं थी उसमें राजनीति को समझने के लिए राज्य का अध्ययन किया जाता था, सरकार का अध्ययन किया जाता था और राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता था। यानी मुख्यतः जो राजनीति से जुड़ी हुई संस्थाएं थी या फिर जो कानून थे उनका अध्ययन किया जाता था। और दूसरी तरफ जो आधुनिक दृष्टिकोण उभर के आया था उसमें उन्होंने इन संस्थाओं के बजाय जो मानव जो भाग लेते हैं राजनीति के अंदर उनके व्यवहार पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उनके चार समूह अपने देखे थे परिभाषा में जो शामिल थे। तो सबसे पहले वो समूह जो मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पे जोर देता था राजनीति को समझने के लिए। दूसरा जो ग्रुप था वो शक्ति को केंद्र में रख के राजनीति को समझने की बात करता था। तीसरा समूह जो राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता था कि राजनीतिक व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर ही समझ सकते हैं, उसे जोड़ के देख सकते हैं। चौथा था वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को समझ के राजनीति को समझने की बात करते थे। तो ये जो दो दृष्टिकोण थे, इन दोनों में क्या अंतर है अपन जो बिंदुवार जो देखेंगे। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर जो अपने को देखने को आता है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। ठीक है, अपने देखा है कि दोनों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो दो परिभाषा में अंतर मुख्य क्या समझ में आता है कि परंपरावादी राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में देखते हैं और जो आधुनिक वाले हैं वो नीति विज्ञान को एक व्यवहारवादी विषय के रूप में या शक्ति को संभालने या मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन समझते हैं, जो शक्ति को केंद्र में रखना चाहते हैं। और जबकि जो पूर्व के जो लोग थे वो राज्य और सरकार का अध्ययन समझते थे। तो साफ दिखता है कि संस्थाओं के अध्ययन करने की बजाय उन संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों के अध्ययन को आधुनिक अपने अध्ययन का केंद्र बनाते हैं। तो ये दोनों अंतर दोनों में दिखाई देते हैं। दूसरा जो अंतर अपने को दिखाई देता है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। ये अंतर क्या है? विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। परंपरावादी तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो इनका मुख्य विषय है, जिस विषय यानी जो इनका एक्चुअली में ये किस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या किस विषय को लेते हैं अपने ज्ञान का जो प्रयोग करने के लिए। तो परंपरावादी में अपने पता है कि राज्य और सरकार से जुड़े हुए अध्ययन करते थे, तो राज्य का भूत भविष्य और वर्तमान क्या है उसके बारे में बात करते थे। इसके अलावा सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार का स्वभाव कैसे होता है, कैसे कार्य करते हैं, शासन के अंग कैसे होते हैं, सरकार के अंग कितने होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इन सब का अध्ययन करते थे। तो एक्चुअल में ये संस्थाओं का अध्ययन करते थे। इस वजह से परंपरावादी जो दृष्टिकोण है इनका इन सबका संस्थागत अध्ययन करते थे और संस्थागत दृष्टिकोण इनका कहलाता है। लेकिन जो आधुनिक व्यवहारवादी विचारक हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल होते हैं, वो इन संस्थाओं के बजाय जो मानव है, मानव का जो प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की बात ज़्यादा करते हैं। यानी जो मानव इसमें शामिल होते हैं उन व्यक्तियों के व्यवहार की और उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी विषय संसद या जो संस्थाएं हैं उनका नहीं है, उनके अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार इनका मुख्य विषय है। तो तीसरे नंबर का आता है कि प्रकृति के संबंध में अंतर। प्रकृति के संबंध में अंतर, दोनों की प्रकृति में विभेद है। दोनों जो दृष्टिकोण हैं उन दोनों में क्या विभेद है कि पहला ये मानते हैं कि जो परंपरावादी राजनीतिक विचारक थे वो इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते थे, है ना। वो नहीं मानते थे कि राजनीति कोई विज्ञान है, वो एक राजनीति को एक दर्शन से जोड़ के देखते थे। तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी आता है जिसमें ये बकल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, तो इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। जबकि आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं वो क्या करते हैं, वो राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में है। तो प्रकृति के संबंध में क्या अंतर हो गया, वो इसको पुराने वाले इसको विज्ञान नहीं मानते, जबकि आधुनिक वाले किसी न किसी तरीके से इसको विज्ञान की तरीके से समझना चाहते हैं। जैसे विज्ञान का मुख्य तरीका क्या माना जाता है कि हर जो कार्य है उसका कोई कारण होता है और अगर कोई कारण मौजूद होता है तो उसका परिणाम वही होगा जो उस कारण के मौजूद होने पे कहीं पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे आग लगने का अगर उदाहरण समझे कि हवा है और
जलने के लिए ऑक्सीजन है या फिर जो मैटर है, अगर दोनों आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन अगर होगी और हीट होगी और मटेरियल होगा जलने के लिए, तो वहाँ पे आग लग सकती है। तो ये कंडीशन जहाँ भी होंगी वहीं आग ज़रूर लगेगी। ये विज्ञान इस वजह से एक भविष्यवाणी करने में सफल होता है। तो वैसे ही राजनीति विज्ञान को एक भविष्यवाणी करने वाले विज्ञान साबित करना चाहते हैं कि अगर यूँ मानते हैं कि किसी समाज में ऐसी ऐसी कंडीशन मौजूद होंगी, तो उस समाज के वो लोग वैसी ही राजनीतिक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे जो उस कंडीशन में हो सकती हैं। तो परंपरागत इस बात को नहीं मानते थे, आधुनिक इसको विज्ञान साबित करने में अपना इनका जो सोच है, इनका दृष्टिकोण है, वो इससे जुड़ा हुआ है। चौथे नंबर का अपन देखते हैं कि अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। पद्धति क्या होती है कि जो विषय इन्होंने चुन लिया है ना, उस विषय को आखिर जानने कैसे। जैसे विषय इन्होंने क्या चुना था, परंपरागतवादियों ने विषय चुना था राज्य का अध्ययन और सरकार का अध्ययन, यानी राज्य और सरकार को जानना था। उनको समझना था कि राज्य और सरकार का अगर अपन अध्ययन कर लेंगे तो राजनीति को समझ लेंगे। अब बात यह है कि राज्य सरकार का विषय तो चुन लिया, पर इस विषय को आखिर कैसे जाना जाए। तो इसको जानने के लिए जो तरीका अपनाए जाते हैं वो पद्धति कहलाती है। तो पद्धति क्या हो सकती है कि किसी राज्य को जानना है कि राज्य कैसे काम करता है, तो एक पद्धति हो सकती है कि इतिहास उठा के देखते हैं। अब तक जो राज्य कार्य करते हैं वो किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं हुए, इनका इतिहास रहा होता है। तो इतिहास उठा के देखते हैं कैसे कैसे राज्य बने हैं, शुरुआत में क्या होता था, फिर कैसे कैसे इनमें परिवर्तन हुए और राज्य आज के समय कैसे क्या कार्य कर पा रहा है जो वो पहले कैसे किया करता था। तो ये जो पद्धति हुई वो कौन सी हुई, ऐतिहासिक पद्धति। यानी इस पद्धति से राज्य का अध्ययन करना। केवल एक ही पद्धति नहीं है राज्य का अध्ययन करने के लिए, दूसरी पद्धति क्या बनती है, वो बनती है दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक के अलावा। तो दार्शनिक पद्धति में क्या होता है कि दर्शन होता है। दर्शन जिसे यूँ कहते हैं कि किसी चीज़ को गहराई से जानना, एक दर्शन का एक अंग माना जाता है। तो इस पद्धति से यूँ सोच विचार चिंतन किया जाता था। चिंतन करके माना जाता था कि एक राज्य कैसे कार्य करता है, राज्य को क्या कार्य करने चाहिए और राज्य कार्य कैसे कर सकता, उत्कृष्ट तरीके से कर सकता है। राज्य की शासन करने की जो प्रक्रिया है वो करने के लिए क्या क्या संस्थाओं की जरूरत पड़ सकती है, वो सब पद्धतियाँ दार्शनिक पद्धति में यानी चिंतन वाली पद्धति से राज्य का अध्ययन किया जा सकता है। और तीसरा है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक यानी 2 या 3 या अधिक राज्यों के आपस में तुलना करके देख लें और पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य में राजनीति की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपूर्ण की जाती हैं। तो ये सब पद्धतियाँ थी, ये परंपरागत थी। आधुनिक जो उपकरण हैं उसमें राजनीति के जो इसमें ये पद्धतियाँ ज़्यादा काम में नहीं ले जाती। उनमें इनके अलावा जो विज्ञान से जुड़ी हुई पद्धतियाँ हैं वो ज़्यादा काम में लेती हैं। विज्ञान से जुड़ी पद्धतियाँ क्या हैं कि अपने को कारण ढूंढना है, उसके परिणाम तक पहुंचना है, तो कारणों का विश्लेषण करना है, तो और बहुत सारे डेटा आंकड़े इकट्ठे करने हैं। अपने को चिंतन नहीं करना है, चिंतन की बजाय अपने को ज़्यादा आंकड़े इकट्ठे करने हैं कि कैसे कैसे अमुक स्टेट में कैसे क्या काम करती हैं संस्थाएं। तो ज़्यादा आंकड़े इकट्ठे करने हैं, न कि चिंतन नहीं करना है। और इतिहास को समझने के लिए केवल यूँ नहीं है कि किसी एक राज्य का इतिहास देख लिया जाए, देखा जाएगा तो सारे राज्यों का इतिहास देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, इसमें 3-4 जो तरीके शामिल किए जाते हैं। पहला तरीका है परिवर्तियों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कोई अपन एक वेरिएबल ले लें कि शासन करने वाले जो हैं वो पुरुष हैं या महिला हैं। तो ये अपने आप में 2 वेरिएबल हो सकते हैं, पुरुष हो सकता है या फिर महिला हो सकती है। दोनों ही तरीके शासन कर सकते हैं। अपन यूँ नहीं मान के चल सकते केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो वेरिएबल होते हैं। तो इस परिभाषा में जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो शासक ना लिखा जाए, यूँ लिखा जाए महिला शासक या पुरुष शासक। तो इस तरीके से प्रयोग करना है। दूसरा प्रतिमानों का सटीक प्रयोग। प्रतिमान यानी मॉडल का सटीक प्रयोग करना है कि अमुक मॉडल किसी राज्य में ये मॉडल कैसा है, ये कैसे काम करता है, और वैसा ही मॉडल किसी दूसरे राज्य में लगा के देखें तो क्या वैसा काम करता है। तो ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं पहले, और मॉडल को यूज करके देखा जाता है कि ये सारी जगह सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये भी एक जैसे एक आभासी मॉडल जो विज्ञान में भी तैयार किए जाते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर काम कर सकता है। जैसे अपने माना कोई डायग्राम बनाएं अपन, जैसे शरीर का संचालन कोई डायग्राम बनाएं कि ऐसे ऐसे इसमें अपने ऐसे काम करते हैं, अपनी जो भी शिराएँ हैं, वेन्स हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे ब्लड आता है, कैसे जाता है। तो एक मॉडल बनाया जाता है।
वैसे ही मॉडल राजनीति विज्ञान में बनाए जाएँ। तीसरा, आंकड़ा संग्रह या आंकड़ा तथा आंकड़ा विश्लेषण, यानी विज्ञान से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि अपन खुद की सोची हुई कोई भी बात इस पे ना थोपें, अपन आंकड़े इकट्ठे करें, एक से ज़्यादा राज्यों का अध्ययन करें, उनकी संस्थाएं कैसे कार्य करते हैं, उनके लोग व्यवहार कैसे करते हैं, तो उन सब के आंकड़े इकट्ठे करें और फिर आंकड़ों का विश्लेषण करें। आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, जैसे आंकड़े किसी विषय में अपन लें कि उत्कृष्ट, अगर अपन राजनीति देखें कि किस राज्य में उत्कृष्ट राजनीति होती है, तो अपन ये देखेंगे कि उसमें शासक कौन रहे हैं, कितनी आयु का शासक रहा है, पुरुष रहा है, महिला रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, तो ये सारे आंकड़े होंगे, फिर इनका विश्लेषण किया जाएगा। तो विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर वगैरह ये जो मशीनें हैं, इनका भी प्रयोग किया जाएगा ताकि सटीक इनका विश्लेषण हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं तीनों, प्रतिमानों का सटीक प्रयोग, परिवर्तियों की भाषा, आंकड़ा संग्रह और आंकड़ा विश्लेषण, ये किस में शामिल माने जाते हैं? जो आधुनिक दृष्टिकोण की जो नई प्रविधियाँ हैं वो इसमें शामिल की जाती है। और पुरानी वाली परंपरागत में क्या थी? चिंतन मूलक थी, दर्शन पद्धति थी, ऐतिहासिक पद्धति थी और संस्थात्मक पद्धति थी। 5वें नंबर का इनमें जो अंतर है वह मूल्यों के संबंध में अंतर। मूल्यों के मतलब जो आपने पहले भी पढ़ा था कि मूल्य वो चीज़ जो अपने लिए मोल रखती हैं। तो एक्चुअल में परंपरावादियों का जो राजनीति का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य ये होता था कि राजनीति का अपन अगर अध्ययन कर रहे हैं तो इसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? राजनीति को और उत्कृष्ट बनाना, मानवीय जो आकांक्षाएं हैं, मानवीय जो डिमांड है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर पाने योग्य अपने को एक ऐसा राजनीतिक संस्था बनानी है। तो उस तरीके से वो अध्ययन करते थे, यानी राज्य को श्रेष्ठतम बनाने के उद्देश्य से युक्त होकर वो उसका अध्ययन करते थे। जबकि आधुनिक जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता ऐसा, वो केवल राजनीति को समझने भर के लिए ही उसका अध्ययन करते हैं। यानी उनको मतलब नहीं है राज्य उत्कृष्ट हो या ना हो, या उत्कृष्ट होने के लिए क्या करना चाहिए, उससे अलग हटके उनका केवल ये देखना होता है कि राजनीति होती कैसे, राजनीति कार्य कैसे करती है। तो एक्चुअल में ये इन्हें कोई मूल्य नहीं होता, यानी ये किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से या किसी भी ऐसे उद्देश्य युक्त होकर कोई भी अध्ययन नहीं करते। छठा है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्यों के संबंध में अंतर जो इसमें है सेम यही बात थी कि परंपरागत जो राजनीति वैज्ञानिक हैं उनका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना था और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन को मार्ग को प्रशस्त करना। इसके व्यवहारवादी यानी जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल होते हैं, वो राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही है। उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके लिए जो समझना है वो केवल राजनीति को समझने भर के लिए ही वो उसका अध्ययन करते हैं। तो ये मुख्यतः राजनीति विज्ञान को एक मूक दर्शक ही नहीं बनाता, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास करता है। ये बाद में जब समस्याएं आई कि आधुनिक दृष्टिकोण में लोगों ने जब केवल ज्ञान के लिए ही ज्ञान का जो उद्देश्य रखा है, यानी राजनीति को जानने भर के लिए जो उद्देश्य से युक्त हो गए, आगे चल के इस पे आरोप लगते हैं। तो फिर इन्होंने सुधार किया और फिर इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में अपन आगे देखेंगे कि एक नया युग शुरू होता है और वापस इन्होंने राजनीति को एक उद्देश्य से जोड़ा कि राजनीति को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही किसी राजनीति वैज्ञानिक को अध्ययन करना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट अंतर है। अपन दोबारा देखेंगे कौन कौन से अंतर हैं। 6 बिंदुओं में अपन अंतर बताएंगे आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण में। पहला, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर। परिभाषा में बता देंगे राज्य और सरकार का अध्ययन और इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, जो व्यवस्था है उसका अध्ययन। दूसरा, विषय क्षेत्र के संबंध में अंतर। विषय अपने को पता है कि परंपरागत लेते हैं राज्य और सरकार का विषय होता है, और इनका जो विषय क्षेत्र है वो मनुष्य का व्यवहार होता है। तो ये दोनों अंतर है। तीसरा, प्रकृति के संबंध में अंतर। प्रकृति के संबंध में अपन अंतर देखेंगे। दोनों कोई विज्ञान नहीं मानते परंपरागत वाले, और आधुनिक वाले इसको विज्ञान बनाने में तुले हुए हैं, यानी कि राजनीति को एक विज्ञान के रूप में ही अध्ययन करना चाहते हैं। चौथा, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। अपन ने देखा था परंपरागत करते हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेते हैं, जो विषय उन्होंने चुना है उसको जानने के लिए, और आधुनिक वाले हैं वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के लिए 3 जो मुख्य तरीके होते हैं। परिवर्तियों की भाषा यानी वेरिएबल्स हैं उनकी मीनिंग निकालते हैं,
और प्रतिमानों का सटीक मॉडल का प्रयोग करते हैं सटीक, और तीसरा आंकड़ों का संग्रह करते हैं और आंकड़ों का फिर विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये अपन देखेंगे ये सारे। फिर अगला जो बिंदु है मूल्यों के संबंध में अंतर, ये मूल्य रखते हैं परंपरावादी और ये कोई मूल्य नहीं रखते, मूल्यों से तटस्थ होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता राजनीति अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, बस इनका उद्देश्य होता है राजनीति कैसे कार्य कर रही है। तो उद्देश्य के संबंध में अंतर हो गया, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता और परंपरावादियों का एक उद्देश्य होता था। तो ये सारे बिंदु अपन इनके दोनों में अंतर में रखेंगे।